नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम की इस वीडियो श्रृंखला में फिर से आप सबका एक बार स्वागत है। आज के लेक्चर में हम इस सब्जेक्ट का यूनिट 5 डिस्कस करेंगे, जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम पे बेस्ड है। और आज का लेक्चर इस यूनिट का सेकेंड लेक्चर होगा। आइए देखते हैं आज क्या क्या टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू जीपीआरएस एंड ईडीजी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन टू आर्किटेक्चर एंड फीचर्स ऑफ द यूएमटीएस एंड देन एचएसपीए हाई स्पीड पैकेट एक्सेस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जीपीआरएस से। तो जीपीआरएस का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते ही होंगे, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। बेसिकली जब हम लोगों ने जीएसएम सिस्टम डिस्कस किया था और जब हम लोग 1G 2G 3G की जनरेशन पढ़ रहे थे, तो वहां आपने देखा था कि जो आपका बेसिकली जीएसएम सिस्टम था उसमें हम लोग वॉइस क्वालिटी इत्यादि तो इम्प्रूव कर ले रहे थे, ठीक है। और हम लोगों ने सीडीएमए और जीएसएम के बहुत सारे रोल्स और उनका कंपैरिजन पढ़ा था। तो जीएसएम में हमने देखा था कि बेसिकली जो जीएसएम सर्विस थी उसके द्वारा हम लोग वॉइस सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह पर भेज पाने में सक्षम थे, बट हम लोग डेटा जो हमारा होता था वो हम लोग भेज पाने में सक्षम नहीं थे। तो जीएसएम टेक्नोलॉजी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन जो है उसकी सर्विसेज को इनहेंस करके जीपीआरएस सिस्टम बनाया गया। और जीपीआरएस सिस्टम में बेसिकली क्या है कि इसमें हम डेटा सर्विसेज को यूज कर पाने में सक्षम हो पाए, ठीक है। तो जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि जर्नल पैकेट रेडियो स्विचिंग। पैकेट का मतलब है कि जो आपकी डेटा बिट्स है, मतलब डेटा बिट्स आप जैसे वीडियो या मैसेज सिग्नल भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई कंटेंट भेजना चाह रहे हैं, तो बेसिकली उसमें क्या है, जो आपका मैसेज है वो डेटा के फॉर्मेट में होगा और उन्हीं डेटा का एक पैकेट बनाया जाएगा। अब पैकेट डिपेंड करेगा कौन सा सिस्टम है, 8 बिट का पैकेट होगा, 16 बिट का पैकेट होगा। तो इस तरीके से हम उनको पैकेट फॉर्मेटिंग करते हैं और पैकेट के फॉर्म में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, ठीक है। तो जीएसएम सिस्टम हम लोगों ने कल पढ़ा था कि इसमें देखा था सर्किट स्विच आर्किटेक्चर यूज होता है, इनडायरेक्ट एसएस टू आईपी नेटवर्क है इसमें, ठीक है। फिर वही टू सेंसिटिव कनेक्शंस फॉर डेटा, ठीक है। एक्सपेंसिव सोल्यूशन था जो है ये, इसके कंपैरिजन में हम लोगों ने सीडीएमए का कंपैरिजन इससे पढ़ा था। वहीं जीपीआरएस की हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली पैकेट स्विच आर्किटेक्चर होता है, इन टू एंड आईपी सर्विसेज यूज करते हैं, ठीक है। री यूज बीएसएस आर्किटेक्चर, अभी इसके आर्किटेक्चर को हम देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे बेसिकली इसमें इसका रीयूज होता है बीएसएस का। फिर यहीं पे इसका न्यू कोर आर्किटेक्चर होगा जो कि इसके पैकेट की जो है वो सिमेट्री को क्रिएट करेगा और डेटा को एक जगह से दूसरे जगह विदाउट इंटरफेरेंस भेज पाने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। और इसका जो बेसिकली थ्योरेटिकल जो डेटा रेट है वो 170 kbps के आसपास जो है हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हम इसके आर्किटेक्चर को समझें तो यहीं से हमें बेसिकली जो है वो जीपीआरएस जो हमारा सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस और उसकी वर्किंग और वो कैसे जो है ये जीएसएम सिस्टम से हमारा इम्प्रूव्ड वर्जन है, ये सारी चीजें हम लोग समझ सकेंगे। तो पहले तो इसमें जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं इनमें आप अगर गौर करें तो जो ऊपर का ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इन ऊपर के ब्लॉक में बेसिकली है क्या कि जो पोर्शन है ये बेसिकली आपका क्या है, जीएसएम सिस्टम को जो है सपोर्ट कर रहा है। अगर हम ऐसा कोई हैंडसेट यूज करें जिसमें जीपीआरएस फैसिलिटी इनबिल्ट है और उससे अगर हम वॉइस कॉल के लिए उसको यूज करते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो वॉइस कॉल होगी वो जीएसएम के ही प्लेटफॉर्म पे हो रही होगी, ठीक है। जीएसएम सर्विसेज को यूज करके ही हम वॉइस कॉल अपनी कर रहे होंगे और हैंडसेट से जब भी आप सिग्नल भेजेंगे क्या होगा, बेस आपका जो बीएससी था, बीएससी क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा। और सिंपल जो आपने अभी तक जो है वो सिंपल जो है वो एमएससीज और एचएलआर और बहुत सारे रजिस्टर आपने पढ़े थे जीएसएम सिस्टम में, उनका सपोर्ट करके ये सर्विस हमारी कंप्लीट कर जाएगी, ठीक है।
फिर इसमें हम बात करते हैं कि अगर हमें डेटा पैकेट भेजना हो, और जब भी कोई मोबाइल सिस्टम जिसमें जीपीआरएस फैसिलिटी इनबिल्ट है, हम उससे डेटा पैकेट्स भेजने का प्रयास करते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है वो जो नीचे वाली लेयर आप देख पा रहे हैं, इस सिस्टम को यूज करता है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले तो आपने डेटा नेटवर्क जो है वो भेजा किसको, अपने जो आपका बेस स्टेशन था। अब बेस स्टेशन इसको किसको, बीएससीज के पास भेज देता है, जो आपका कंट्रोलर होता है कि इस डेटा को हमें किसके पास भेजना है। सिंपल जो है वो एमएससीज के थ्रू जो है इसका वॉइस सिग्नल है या डेटा सिग्नल है, तो किस पर्टिकुलर रीजन को इसको हमें भेजना है, उससे पहले क्या क्या ऑपरेशन होंगे, तो यही आपका बेस स्टेशन जो कंट्रोलर है इसके द्वारा सारी घटना संपन्न कराई जाएंगी। अब इसमें नेक्स्ट जो यूनिट आप देख रहे होंगे, SGSN। ठीक है, SGSN आपका क्या है, सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड। ठीक है, जब भी आपका मैसेज या में कोई डेटा का फॉर्मेट है, ठीक है, जो आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो SGSN इसे क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और यही SGSN के थ्रू, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड इसको बोलते हैं, और इसके द्वारा फिर डिफरेंट आईपी प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो डिफरेंट आईपी जो है वो प्रोटोकॉल्स होंगे जो एज अ बैकबोन काम कर रहे होंगे। फिर यहीं पर आपका कई सारे गेटवे होंगे जो आपको बताएंगे कि हम कौन सी सर्विसेज लोकल होस्ट में यूज करना चाह रहे हैं, या अपने होस्ट से बाहर निकल के डेटा को हमें शेयरिंग करना है। ठीक है, वहीं पे आपके कई सारे गेटवेज होंगे, जैसे GGSN है, GGSN स्टैंड फॉर द गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड। ठीक है, ये सिस्टम को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, और डेटा सर्विसेज में आपका जो गेटवे है बेसिकली यही ऑपरेट करने में इसकी हेल्प करता है कि डेटा हमको किस फॉर्मेट में, किस तरीके के पैकेट में, और किस लेयर के थ्रू हमें इसको ट्रांसमिट कराना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जीपीआरएस जो कंप्लीट सिस्टम है वो वर्क करता है। अभी हम लोग जब डेटा कम्युनिकेशन बेसिकली पढ़ेंगे, तो आप लोग जो डिफरेंट आपके आईपी प्रोटोकॉल्स हैं और डिफरेंट लेयर हैं जिनमें आप देखेंगे कि कौन सी लेयर डेटा सपोर्ट करती है, वहीं पे आप एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है, बहुत सारी 7th लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये सब चीजें और ज्यादा आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो बेसिक जो हमको यहाँ ये समझना था कि ये देखना है कि जीपीआरएस सर्विसेज बेसिकली जीएसएम सर्विसेज का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसके में आप जानते हैं कि जीएसएम जो आपका सिस्टम था उसमें डेटा ट्रांसमिशन की संभावना नहीं थी, ये फैसिलिटी नहीं थी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें डेटा ट्रांसमिशन कराना होता है तो हम जीपीआरएस सिस्टम का यूज करते हैं, और ये इसका आर्किटेक्चर है। जो ग्रीन शेडेड आप देख रहे हैं बेसिकली ये सपोर्ट कर रहा है किसको, जीपीआरएस फैसिलिटीज को। और जब सिंपल हम वॉइस कॉल करते हैं तो जो आप लोग ऊपर रेड शेडेड कलर से शेडेड ये रीजन देख रहे हैं, ये आपका कंप्लीट सिस्टम जो हम लोग जीएसएम में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आपका जीएसएम का आर्किटेक्चरल जो आपका ब्लॉक डायग्राम है वो वर्क करता है। इसमें बहुत तरीके के गेटवे हैं, जैसे चार्जिंग गेटवे है, ठीक है, बॉर्डर गेटवे है, डीएनएस है। तो ये सब चीज सर्विसेज इसको क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं बेसिकली। ठीक है, फिर अगर हम इसमें आगे बात करें जो है कि कैसे हमारा बेसिकली जो है वो सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें जो मोबाइल मैनेजमेंट, एक तरीके से हमें बोले कि मोबिलिटी मैनेजमेंट, मतलब जो राउटिंग एरिया कैसे अपडेट होगा, कैसे हमारा जो है मैसेज एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट होगा। ठीक है, जीपीआरएस फैसिलिटी का यूज करके बेसिकली हम लोकल लेवल पे भी से हैंडसेट टू हैंडसेट जो है वो नेटवर्क डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। और फिर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, जैसे हम लोगों ने अभी तक कॉन्सेप्ट देखा था रोमिंग का, तो रोमिंग के सिस्टम भी इसमें कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। उसमें क्या होगा कि आपका जो मोबाइल सिस्टम है वो डेटा को ट्रांसमिट करेगा पहले बेस स्टेशन पे, फिर बेस स्टेशन कंट्रोलर इसको जो है वो SGSN 1 के पास भेजेगा, फिर यही सारी बहुत सारे प्रोटोकॉल इस पे अप्लाई होंगे। प्रोटोकॉल के बाद सबसे पहले फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है, ये जो आपका डेटा नोड सर्विसेज हैं, ठीक है, ये इसको मैनेज करेंगी कि किस पर्टिकुलर दूसरे नेटवर्क में हमको डेटा को भेजना है, और उसी के हिसाब से जो आपका
GGSN और है, यही सब मिलकर इसको जो है वो सबसे पहले तो ऑथेंटिकेट करेंगे कि जहां से हमारा डेटा आ रहा है क्या वो जो सब्सक्राइबर है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्या उसके से सिस्टम में जो उसने प्लान ले रखा है उसमें डेटा सर्विसेज जो है इनहेल है कि नहीं। अगर इनहेल कर रहा है तो फिर उसको क्या करेगा, वो SGSN2 के पास, मतलब नेक्स्ट आप जिसके पास डेटा को भेजना चाह रहे हैं उसके जो है SGSN के पास भेज देगा, फिर वही रिवर्स प्रक्रिया BSC से होते हुए बेस स्टेशन को जाके हमारा डेटा का होगा, जो आपका GPRS हैंडसेट है उसमें ये रिसीव कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जो है हमारा सिस्टम जो है वो डेटा को मोबाइल टू मोबाइल और मोबाइल टू नेटवर्क होते हुए वो दूसरे किसी हैंडसेट को हम भेज पाने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, फिर यहीं पे इसका एक अपग्रेडेड वर्जन भी है, आर्किटेक्चर को और सिस्टमैटिक करते हैं कि कैसे बहुत सारे जो हमारे मोबाइल सिस्टम BTS, मतलब बहुत सारे बेस स्टेशन है जहां पर ट्रांसीवर, जिसको आप लोग BTS बोलते हैं, जहां पर आपका बेस स्टेशन ट्रांसीवर रिसीवर लगा होता है। ठीक है, ट्रांसमीटर और रिसीवर एक सिस्टम पे, वहां से जैसे बहुत सारी डेटा आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट कलर से देख रहे हैं कि बहुत सारे डेटा आ रहे हैं बेस स्टेशन से, अब इसकी हैंडलिंग करना है तो इसकी हैंडलिंग जो है वो PCU के द्वारा की जाएगी और PCU इसको क्या करेगा, पैरेलल से किसमें, सीरीज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, पैरेलल और सीरीज का आप लोग जानते होंगे क्या कॉम्बिनेशन है कि बहुत सारे जब डेटा एक साथ जो है किसी सिस्टम नोड पे आ रहे हो तो ये क्या करेगा, सिस्टम लगाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहले आया था उसको क्या करेगा, पहली लेयर में रखेगा, जो दूसरा आया होगा इसके सीरीज में दूसरी सेकंड प्लेस पे, और फिर जो तीसरा आया है ऐसे इसको सीरीज में तीसरे प्लेस पे। तो इस तरीके से हमारा डेटा क्या हो गया, पैरेलल टू सीरियल कॉम्बिनेशंस में फ्रेम हो जाएगा, और इस तरह से जो आपका SGSN है बेसिकली जो है, ठीक है, सर्विस GPRS सपोर्ट नोड है, उसके थ्रू जो है हम इसको एक जगह से दूसरी जगह से भेज पाने में सक्षम हो पाएंगे। और फिर वही सारे गेटवे इत्यादि का इस्तेमाल होगा, कौन से नोड की जरूरत है ये डिसाइड किया जाएगा और हम डेटा को ट्रांसमिट कराने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, जो कि आपने देखा कि GSM में ऐसी संभावना नहीं थी। अब इसी इसके नेटवर्क परफॉर्मेंस के जो रेडियो कंस्ट्रेंट है उसमें आपने देखा कि GPRS फेज 1 है, फिर फेज 2 है, इसकी कैपेसिटी कितना होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत चीजें अपडेटेड आपको ऑनलाइन जो है वो माध्यम से भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम जो है थोड़ा सा लास्ट में अगर इसके कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपकी समझ के लिए। बेसिक चीजें हम लोगों ने इसमें डिस्कस करी थी कि इसमें GPRS फेज 1 में क्या क्या होता है कि नेटवर्क डजंट कंट्रोल कॉल रीसिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो जब इसका आर्किटेक्चर ये बेसिकली है क्या कि जो डेटा लिंक लेयर के अंदर इसमें काम हो रहा होगा, जो आपका डेटा कम्युनिकेशन वाला पार्ट है ये बेसिकली उसका पोर्शन है। तो हम लोग जब डेटा लिंक लेयर और जब हम लोग डेटा सिस्टम पढ़ लेंगे, ठीक है, जो आपका डेटा कम्युनिकेशन वाला पोर्शन है सिलेबस का, तो बेसिकली आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को। ठीक है, तो इसी में जो है हम अगर बात करें तो GPRS की फैसिलिटीज को इनहेंस करते करते एक कॉन्सेप्ट आता है EDG। ठीक है, तो EDG क्या है, इनहेंस डेटा रेट्स फॉर GSM एवोल्यूशन। ठीक है, अब GSM में जब हमको डेटा को ट्रांसमिट करना हुआ तो हमने GPRS डेवलप किया, और यहीं पर अगर डेटा रेट को हम और इनहेंस करें, मतलब नंबर ऑफ डेटा का जो हमारा ट्रांसमिशन रेट है उसको हम ह्यूज अमाउंट में अगर बढ़ाना चाहें, इन्फ्लुएंस करना चाहें, तो हमारे पास सिस्टम है एक EDG। ठीक है, तो इनहेंस डेटा रेट्स फॉर GSM एवोल्यूशन इज मेन इन्फ्लुएंस ऑन द GSM इज ऑन द रेडियो इंटरफेस। ठीक है, वही GSM के सर्विसेज पे हमने कुछ टेक्निक्स लगाई और डेटा रेट को हमने इनहेंस कर दिया, उसी को हम लोग EDG सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपग्रेड ऑफ GSM नेटवर्क विद EDGA will influence the radio conditions. There is a need of careful radio optimizations. ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा हम डेटा के रेट को बेसिकली यहाँ पे इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है,
EDGA थॉटपुट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द इंटरफेरेंस, ठीक है, जो बहुत सारे इंटरफेरेंसेस हैं उनको हम हैंडल करके और EDGA के रेट को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, ठीक है, और वहीं पे इसकी थॉटपुट क्या होगी, जो है वो भी इंप्रूव होगी, और जो कि हाईली डिपेंडेंट है आपका इंटरफेरेंस के, ठीक है, स्पेशली द सेल बॉर्डर्स। ये सब चीजें अभी जब इसका हम लोग आर्किटेक्चर देखेंगे तो उसको आप और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो एज इज अ GSM BSS फीचर टू इनेबल हाईएस्ट डेटा थॉटपुट, ठीक है। तो एज अभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए कि एज क्या है, तो एज जो है बेसिकली GSM और BSS के फीचर्स को मिला के जो है वो डेटा इनहेंसमेंट की एक, डेटा के रेट के इनहेंसमेंट की एक टेक्निक है। 38 डिवाइसेस आर करेंटली एज कंपेटेबल, ठीक है, एक समय में 38 डिवाइसेस कंपेटेबल हो सकती हैं इससे। GSM वायरलेस इंडस्ट्री इंटायरली कमिटेड टू एज 111 नेटवर्क्स डिपेंडिंग एज करेंटली, ठीक है। बेसिकली ये समय के हिसाब से चीजें अपडेट हो रही हैं, ठीक है, कि हमने क्या किया कि इस टेक्नोलॉजी में जो है वो इम्प्रूवमेंट करके जो है वो नंबर ऑफ कनेक्टिविटी और नंबर ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी बेसिकली क्या कर रहे हैं, GSM की इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। इस समय जो है वो 35 कॉमर्शियली अवेलेबल आपके एज नेटवर्क्स हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये एक्चुअली आपका कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज हैं कि कैसे जो है वो हम यूज कर रहे थे सिंपल GPRS सिस्टम, और GPRS सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं कि अगर जो है वो हम एज जो है वो टेक्नोलॉजी को इसमें इनहेल कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा क्या हो रहा है कि जो डेटा का ट्रांसमिशन की बैंडविड्थ थी वो आपको कुछ इंप्रूव दिख रही होगी, और डेटा की स्पीड भी आपकी क्या हो रही होगी, स्पीड। यहाँ देखिए 40 kbps था, और यहाँ पर आपका क्या है कि अगर एज टेक्नोलॉजी आपने लगाई, ठीक है, एज का कॉन्सेप्ट आपने यूज किया, तो ये क्या है 200 kbps तक जो है हम इसको इनहेंस कर पा रहे हैं, ठीक है। और फिर वहीं पर UMTS होता है, अभी UMTS को भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तब इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आगे कंक्लूजन पे आए, एज जो है तो एज डीम्ड एज अ मेजर स्टेबल रोबस्ट टेक्नोलॉजी, एज अ की टेक्नोलॉजी फॉर इन बिल्डिंग कवरेज, ठीक है। अभी बिल्डिंग के अंदर जो है वो वॉल्स के अंदर पेनिट्रेशन जो है इसके द्वारा हमारा बढ़ जाता है। एज टर्मिनल्स आर चीपर एंड मोर रोबस्ट देन द UMTS, अभी UMTS की आगे बात करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे दोनों कंपैरिजन, ठीक है। फिर इंटरनेशनल रोमिंग विद अमेरिकन एशियन ऑपरेटर्स विल बी ट्रांजिट टू एज इन यूरोप, ठीक है। ये बेसिकली चूंकि हमने कल भी डिस्कस किया था कि यूरोपियन कंट्रीज में जो है वो एज जो है GSM ज्यादा जो है डेवलप हुआ, वहीं से उसका एवोल्यूशन हुआ। तो बेसिकली अब क्या है कि जो ट्रांजिट फैसिलिटी है वो अमेरिकन एंड USA यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, उसमें भी एज का जो है अच्छा खासा रोल है, ठीक है। फॉर यूजुअल रेडियो कंडीशंस, ये इसकी टेक्निकल जो डेटा ट्रांसमिशन की स्कीम है, RLC हो गया, FTP हो गया, ठीक है। तो इसमें RLC में जो है 40 kbps जो है एक्सपेक्टेड है, ठीक है, और टाइम स्लॉट आपका 4 टाइम्स ऑफ द 10 ms क्लास है, और FTP जो है वो थॉटपुट अराउंड द 35 kbps है, मे बी एक्सपेक्टेड फॉर टाइम स्लॉट, मतलब 4 टाइम्स जो है 10 ms के है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, अपग्रेडेशन हो रहा है GPS सिस्टम के ऊपर, ठीक है। दिस परफॉर्मेंस ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द लिंक एडॉप्शन एल्गोरिथम ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड पैरामीटर सेटिंग्स, द इंजीनियरिंग सॉल्यूशन चोजन फॉर द eGPRS इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली है क्या कि जो हमारा सिस्टम GSM का था, उसके हमने सिस्टम को सॉफ्टवेयर से क्या किया, अपडेट किया। अब उस सिस्टम को जब हमने अपडेट किया तो उसी GSM के प्लेटफॉर्म पे हम क्या कर रहे हैं, एज इत्यादि की टेक्नोलॉजी का यूज करके हम डेटा रेट को इनहेंस कर रहे हैं। पहले तो GSM में क्या था कि डेटा ट्रांसमिशन की फैसिलिटी नहीं थी, फिर हमने वहां पर क्या इंट्रोड्यूस किया, GPRS इंट्रोड्यूस किया। अब GPRS जो हमारा सिस्टम था वो बेसिकली क्या है, GSM के ही प्लेटफॉर्म पे डेवलप हुआ। अब उसमें डेटा जो हमारा रेट था वो बहुत हायर नहीं था, तो हमने क्या यूज किया, एज यूज किया, EDGA, ठीक है, इनहेंस डेटा, जैसे इनहेंस डेटा रेट्स फॉर GSM, ठीक है, इवोल्यूशन।
तो हमने इस तकनीक का यूज करके जो है डेटा रेट को हमने क्या किया, इनहेंस कर दिया। फिर बात करते हैं जो है यूएमटीएस की। यूएमटीएस क्या है? यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या बेसिकली, अगर हम इसकी बात करें तो यूएमटीएस इज डेवलप्ड बाय 3GPP। जीपीपी एक ग्रुप था जिसने यूएमटीएस प्रोजेक्ट पे काम किया, और इसको हम बोलते हैं 3 जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। एक पार्टनर जो है अलायंस हो के प्रोजेक्ट चला जो है, जिसके माध्यम से हम बेसिकली जो हमारा 3rd जनरेशन की सर्विसेज थी उनको और हम इनहेंस कर रहे थे। क्योंकि आपने देखा था जब आप जनरेशन पढ़ रहे थे तो 2nd जनरेशन के बाद डायरेक्ट हमारी 3rd जनरेशन नहीं आई थी, उसमें 2.5 जनरेशन भी आई थी, जहां पे आप डेटा सर्विसेज और थोड़ा सा जो आपने रेट ऑफ जो ट्रांसमिशन था हमारे उसको इनहेंस किया था। और यहीं पे जब आपका 3rd जनरेशन आई तो 3rd जनरेशन से पहले एक जो है वो जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट चला जिसने इन सर्विसेज को इनहेंस करने का प्रयास किया। ठीक है, तो वहीं पर आपका जो है वो यूएमटीएस आया। फिर 3G यूएमटीएस इज अ 3rd जनरेशन। ठीक है, एक सिस्टम है आपका ये। ठीक है, इसमें क्या है, ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी हम इसके थ्रू प्रोवाइड किए। ब्रॉडबैंड पैकेट बेस्ड ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, पैकेट के फॉर्मेट में हम जब डेटा का ट्रांसमिशन किए तो डेटा में हमारा क्या हुआ, इंटरफेरेंस रिड्यूस हो गया और डेटा की एक्यूरेसी बढ़ गई। फिर वहीं कई सारी जो है एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शंस के भी मेथड इसमें क्या हुए, इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, डिजिटाइज्ड वॉइस वीडियो मल्टीमीडिया एट डेटा रेट्स अप टू 2 Mbps। ठीक है, तो आप देखिए कि कितना इसमें इन्हेंसमेंट हो गया डेटा स्पीड में, कि हम ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी को जो है एसेस कर पाने में सक्षम हुए, पैकेट बेस्ड ट्रांसमिशन करा पाने में सक्षम हुए, वॉइस जो हमारा अभी तक कम्युनिकेशन था एनालॉग से हम उसे डिजिटाइज करा पाए। ठीक है, वीडियो मल्टीमीडिया जो है कि ट्रांसमिशन को हम डेटा रेट्स को क्या है, इम्प्रूव कर पाए। कैसे इम्प्रूव कर पाए, बेसिकली जो हमारा यूएमटीएस सिस्टम है आल्सो रिफर टू एज अ वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। ठीक है, allows many more application to be introduced to a worldwide। ठीक है, जो हमारा जीएसएम सिस्टम था बेसिकली हमने उसको इनहेंस किया था डेटा ट्रांसमिशन के लिए जीपीआरएस के थ्रू जो है, और फिर जीपीआरएस में ही जो है वो डेटा रेट्स को और कई सारे जो है वो इंटरफेरेंस वगैरह को कंट्रोल करने के लिए हमने एज टेक्नोलॉजी यूज की। फिर अब हम डेटा रेट को बेसिकली ब्रॉडबैंड और पैकेज बेस्ड ट्रांसमिशन के लिए हमने सीडीएमए टेक्निक यूज की थी, और सीडीएमए का जो है वाइड बैंड सीडीएमए जो है बेसिकली उसी को हम यूज कर रहे हैं यूएमटीएस के लिए। ठीक है, and also provide a new service like alternative building methods or calling plans. The higher bandwidth also enables video conferencing or IPTV। IPTV क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। ये हमारे भविष्य की संभावना है, अभी कुछ जगह चल भी रहा है कि हम जो हमारे प्रोग्राम्स हैं ऑन डिमांड उसको हम करें, कि जो हमें देखना हो वो समय के हिसाब से निर्धारित ना हो। जैसे देखते हैं आप आजकल आप लोग जो है घरों में बेसिकली क्या है कि जियो फाइबर का यूज किया, और हम बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं अपने समय के हिसाब से हम उसमें देख सकते हैं, उसी को बोलते हैं IPTV। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। ठीक है, जो स्मार्ट टीवी आ रही हैं बेसिकली उसमें ये फैसिलिटीज है आपका IPTV का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसमें क्या है कि WCDMA का यूज करके हम लोग जो है UMTS टेक्नोलॉजी, जो WCDMA हमारा सिस्टम था उसी को हम UMTS के थ्रू और इम्प्रूव कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज, हायर बैंडविड्थ और कॉन्फ्रेंसिंग, जो अभी हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अभी लेक्चर ले रहे हैं तो बेसिकली ये इसी टेक्नोलॉजी का ही एक उदाहरण है। ठीक है, once UMTS is fully available, computer and phone users can be constantly attached to the internet, whether they travel and they roam will have the same set of capabilities। ठीक है, तो बेसिकली UMTS यही हमारा जो मोबाइल हो गया, फोन हो गया, जब हम क्या है कि कहीं बैठ के जो है इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं तब भी चल रहा है, अगर हम रोमिंग में है या मूव कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है,
तब भी हमारा सिस्टम क्या है, डिस्कनेक्ट नहीं हो। तो ये सब फैसिलिटीज जो है वो UMTS के द्वारा जो है प्रोवाइड की गई हमारे WCDMA सिस्टम को। इसका पर्पस क्या था बेसिकली, द ड्रीम वाज दैट 2G एंड 2.5G सिस्टम आर इनकम्पैटिबल अराउंड द वर्ल्ड, द वर्ल्ड वाइड डिवाइसेस नीड टू हैव मल्टीपल टेक्नोलॉजी इनसाइड ऑफ देम, दैट इज ट्राई बैंड फोन्स, डुअल मोड फोन्स। ठीक है, तो जो आप लोग इस समय के पहले क्या था कि जब आप वॉइस कॉल यूज करते थे तो बेसिकली उस समय आपके इंटरनेट के डेटा क्या होता था, कट जाता था। ठीक है, तो नेट चलना और आपका वॉइस कॉल करना एक साथ संभव नहीं होता था। लेकिन अब जो स्मार्टफोन आ रहा है उसमें क्या है कि आपका नेट भी चल रहा है और आप वॉइस कॉल भी यूज कर रहे हैं एक साथ साथ। तो यही हमारा कौन सी टेक्नोलॉजी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, UMTS। ठीक है, टू डेवलप अ सिंगल स्टैंडर्ड दैट वुड बी एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड, one's device should be able to work anywhere। ठीक है, the increased data rate maximum 2048 kbps। ठीक है, डेटा रेट ह्यूज अमाउंट में एक्सटेंड कर गया। ठीक है, और आपको फैसिलिटी भी क्या हुई, इंप्रूव कर गई। ठीक है, और कॉस्ट भी क्या है, लो कॉस्ट है। पहले आप लोग जब इंटरनेट का रिचार्ज करते थे, जब ये सब 4G वगैरह नहीं आया था तो बहुत कॉस्टली पड़ता था। आज 4G फैसिलिटीज आप लोग जो है, मुझे लगता है 100 रुपीज पर मंथ एवरेज के जो है उस पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहले हर महीने ब्रॉडबैंड का ही बिल 1000 रुपीज के आसपास आता था। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके सामने हिस्ट्री है, वही मैंने बताया। जैसे इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट जनरेशन आया, फिर सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड और फिर फोर्थ आया। फर्स्ट जनरेशन में बेसिकली क्या था, मोबाइल सिस्टम प्रोवाइडेड ओनली वन सर्विस वेदर स्पीच और वॉइस थ्रू कॉल्स, प्रोवाइड 2 kbps डेटा रेट। फिर यहीं पे आया सेकंड जनरेशन, मोबाइल सिस्टम प्रोवाइड डेटा सर्विस अलोंग विच स्पीड, यूज डिजिटल स्टैंडर्ड्स लाइक SMS यूज कर पा रहे थे, GPRS यूज कर पाए इसमें। फिर यहीं पर आपका 2.5G के अंदर GPRS था। फिर इसी को और हम लोग इनहेंस किए, थर्ड जनरेशन में गए तो मोबाइल सिस्टम वेयर डिजाइन्ड टू ऑफर हाई क्वालिटी ऑफ द मल्टीमीडिया सर्विसेज। ठीक है, फर्स्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड यूटिलाइजेस IP प्रोटोकॉल्स। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज हम लोग कर रहे हैं थर्ड जनरेशन में। और स्पीड जैसा कि हम लोग पहले भी 64 kbps तो इम्प्रूव कर गए थे 2.5G में, लेकिन उसके साथ साथ इंटरनेट प्रोटोकॉल को भी हम यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं थर्ड जनरेशन में। ठीक है, फिर फोर्थ जनरेशन में क्या है, डिवाइसेस आर डिजाइन टू फुलफिल द डिमांड ऑफ हायर प्रोवाइडेड 10 Gbps। ठीक है, तो स्पीड बेसिकली हमारी क्या हुई, 4G में बहुत हद तक एक्सटेंड कर गई है। वहीं पे आप लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीविजन, कॉन्फ्रेंसिंग, कई सारी फैसिलिटी आप लोग यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये इसका स्पेक्ट्रम और बैंडविड्थ की बात करें तो UMTS हैज बीन आइडेंटिफाइड एज फ्रीक्वेंसी बैंड 18852 to 2025 megahertz for future IMT 2000 system, and 1980 to 2010 megahertz, and 2170 to 2200 megahertz for the satellite पोर्शन ऑफ द UMTS सिस्टम। ठीक है, तो डिफरेंट लिंक के हिसाब से बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए क्या लिंक होगा, तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली क्या है, कुछ हायर फ्रीक्वेंसीज यूज हो रही हैं, जैसे 2170 से 2200 के आसपास तक। ठीक है, और उसी के जब आप लोग सिंपल जो है इसको वॉइस कॉल और उन सब चीजों के लिए यूज कर रहे हैं तो 1885 से 2025 तक यूज हो रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे सर्विसेज और सिस्टम की इफिशियंसी हम बढ़ा रहे हैं, उस काम के हिसाब से हम इसमें क्या कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रम बैंड को एलोकेट करने की भी क्षमता इसमें है। ठीक है, फिर इसमें आगे हम लोग इसके फीचर्स में जाएं तो इट यूजेस FDD TDD। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी एंड टाइम डिवीजन डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, it can work on the duplexing method, is uses the bandwidth of the 5 megahertz. The chip rate is about 3.84 Mbps. It is very much flexible, 100 to 200 kilohertz carrier placing. The frame length near about 10 ms. ठीक है, it uses BPSK for the uplink and QPSK for the downlink.
क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी हम इसको यूज कर रहे हैं, इसलिए इसमें अपलिंक और डाउनलिंक का कॉन्सेप्ट होगा। आप जानते हैं मोबाइल से सैटेलाइट जो आपका लिंक बनता है ग्राउंड से सैटेलाइट, दैट इज अपलिंक, एंड सैटेलाइट टू ग्राउंड जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डाउनलिंक। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस देखे। ठीक है, और UMTS मोड्स की बात करें तो इट हैज टू मोड्स, वही UMTS FDD मोड एंड UMTS TDD मोड। ठीक है, TDD क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स मोड। There are two frequencies used, one for the uplink and another for the downlink. In the time division duplex mode, only one frequency is used for both uplink and downlink, but the frequency is divided into time slots for the uplink and डाउनलिंक कम्युनिकेशन। जैसा हम लोगों ने TDMA में पढ़ा था, यहाँ फ्रीक्वेंसीज तो सिंगल ही रहती है, सिर्फ हम लोग टाइम स्लॉट को डिवाइड करते हैं। तो UMTS मोड्स में भी बेसिकली जो दो मोड्स हैं उसमें फर्स्ट मोड में आपका फ्रीक्वेंसी का डिवीजन है, और आपने देखा कि अपलिंक के लिए दूसरी फ्रीक्वेंसी और डाउनलिंक के लिए अलग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें तो इसमें माइक्रो सेल्स होती हैं, ठीक है, माइक्रो सेल्स होती हैं और पीको सेल्स होती हैं। ठीक है, ये सेल का कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली जो एरिया का कवरेज है, तो माइक्रो सेल्स में देखिए कि दोज कवर अ लार्ज एरिया एंड विल गिव स्लो एक्सेस। ठीक है, लो छोटे लेवल पे इसको जैसे दिए गए डायग्राम में आप देखिए कि एक तो जो बिल्डिंग के आसपास ही जब आपको कम्युनिकेशन करना है तो दैट इज अ पीको सेल, लेस देन 100 मीटर्स के लिए। इसकी स्पीड क्या है? 2 Mbps एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ डेटा रेट क्या होगा? हाई होगा। बट जब इसमें माइक्रो सेल्स की बात करते हैं तो दीज कवर्स अ लार्ज एरिया एंड विल गिव स्लो रेट्स 144 kbps, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ डेटा रेट क्या होगा? लो डेटा रेट है। ठीक है, फिर वहीं हम माइक्रो सेल्स के लिए बात करें तो दीज शुड कवर अ मीडियम एरिया, 384 kbps मैक्स स्पीड। ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ डेटा रेट आपका क्या होगा? मीडियम होगा। इस राइट साइड के जो आपका डायग्राम है इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, तो पीको सेल बेसिकली क्या है? जो लोकल लेवल पे हम ट्रांसमिशन के लिए यूज कर रहे हैं। और माइक्रो लेवल क्या है? जो बेसिकली एक आपका मान लीजिए कोई नगर है, कोई आपका शहर है, जैसे लखनऊ का कोई जैसे गोमती नगर हो गया, इंदिरा नगर हो गया, तो इसके लिए बेसिकली हम लोग माइक्रो सेल का कॉन्सेप्ट यूज करें। फिर अगर हम पूरे शहर मतलब एक पूरा लखनऊ आप कवर करना चाह रहे हैं तो बेसिकली क्या है? माइक्रो सेल्स का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग जो है वो UMTS के थ्रू जो है इसमें कम्युनिकेशन को इफिशिएंट बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डेटा रेट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली इसमें देखिए इसका जो आर्किटेक्चरल डायग्राम है उसकी बात करें तो सिर्फ वही UMPS का आपके पास सिम है, उसको आपने मोबाइल में जो है अपने कनेक्ट किया और यहीं से डेटा जो है हमारा कई सारे नोड्स पे ट्रांसमिट होने लगा पैरेलल में। ठीक है, और फिर आपका RNCs होते हैं आपका जो है रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर, और ये रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर जो है इस नेटवर्क को आगे एक्सेस जो हो सके उसके लिए जो है वो इसके जो है ये सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और फिर ये आपका बेसिकली आपने देखा था कि ये आपका जो है GPRS का जो है वो आर्किटेक्चर था, जिसमें आपका SGSN और आपका GGSN, बहुत सारे गेटवेज, बहुत सारे रजिस्टर जैसे VLR हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशंस को कनेक्ट करके बेसिकली हम लोग इंटरनेट और PSTN या ISDN मतलब रोमिंग इंटरनेशनल कॉल और लोकल इंटरनेट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने कई चीजें डिस्कस करी। ठीक है, जो कि आपका अपडेटेड जो है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थी। आगे के लेक्चर में कुछ हम लोग और नई चीजें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। बेटा इसमें